तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको ले चलते हैं मेडिटेरियन सी के सबसे अहम जजीरे साइप्रस के लिए, जिसे कब्रस भी कहा जाता है। ये जजीरा पिछले 60 साल से तुर्की और यूनानियों के बीच एक सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना हुआ है। इस जजीरे को हासिल करने के लिए तुर्की 1971 में एक जंग भी लड़ चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि साइप्रस का कॉन्फ्लिक्ट असल में है क्या, इस झगड़े का तारीखी वजह क्या है, इसका कंट्रोल आजकल किसके पास है, और साइप्रस की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या थी और क्या है, जिसके लिए तुर्की को यूनान से जंग तक लड़नी पड़ गई। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। दोस्तों, साइप्रस तनाज़ा को समझने के लिए सबसे पहले इसका ज्योग्राफिया देखते हैं। साइप्रस ईस्टर्न मेडिटेरियन सी या मशरकी बहराए रोम में मौजूद है। इसका कुल एरिया 9000 किलोमीटर है। साइप्रस एरिया के हिसाब से मेडिटेरियन सी का तीसरा बड़ा जजीरा है, लेकिन अहमियत के हिसाब से ये मेडिटेरियन सी का सबसे अहम जजीरा है। साइप्रस के शुमाल में सिर्फ 80,000 किलोमीटर की दूरी पर तुर्की मौजूद है। इसके मशरिक में 120 किलोमीटर की दूरी पर शाम और लेबनान मौजूद है, जबकि इसके जनूब में फिलिस्तीन और इसराइल मौजूद है। साइप्रस के जनूब में ही मिस्र की स्विस कैनाल भी मौजूद है। साइप्रस 3 बर्रे आज़मों यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में मौजूद है। साइप्रस की दिफाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है, और इसकी एक वजह है, और वो ये है कि अगर किसी को तेल की दौलत से मालामाल ममालिक जैसे शाम, लेबनान, ईरान, इराक, सऊदी अरब पर हवाई हमला करना हो तो साइप्रस से बेहतर जगह और कोई भी नहीं। अब क्योंकि साइप्रस नहर सुएज के बिल्कुल करीब है, इसलिए यहाँ से आसानी से गुजरने वाली तिजारत को चौक या ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसा करने से मशरिक और मगरिब के बीच तिजारत रुक जाएगी। साइप्रस की इतनी बड़ी ज्योग्राफियाई अहमियत की वजह से ये इलाका माजी में भी बड़ी बड़ी सल्तनतों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह रहा है, और कभी किसी के कंट्रोल में तो कभी किसी के कंट्रोल में रहा है। इन ताकतवर सल्तनतों में जिनके कंट्रोल में ये इलाका रहा है वो मिस्री, ईरानी, यूनानी, रोमन, फ्रांसीसी, ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर शामिल हैं। अपने बेपनाह हुस्न, कुदरती खूबसूरती और अपने बेहतरीन मौसम की वजह से आज भी साइप्रस टूरिस्ट की जन्नत समझा जाता है। दिल को लुभाने वाले साहिली और साफ शीशे की तरह पानी का मजा लेने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट साइप्रस का रुख करते हैं। लेकिन ये साइप्रस का एक हसीन रुख है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, और ये दूसरा पहलू निहायत बदसूरत और तकलीफदेह है। ये दूसरा पहलू खारदार तारों, बारूदी सुरंगों और एक दूसरे की तरफ तानी हुई बंदूकों और साइप्रस में रहने वाले लोगों के लिए आपस की नफरतों और जुल्मों से भरा पड़ा है। इन्हीं नफरतों की वजह से साइप्रस आज 2 हिस्सों में तकसीम है। नॉर्थ साइप्रस जो एरिया वाइज 37% बनता है, यहाँ तुर्की नस्ल के मुसलमान आबाद हैं। नॉर्थ साइप्रस अपने आप को एक आज़ाद मुल्क तस्वुर करता है, लेकिन तुर्की के अलावा इसे कोई मानने को तैयार नहीं है। और साउथ में 60% एरिया के हिसाब से रिपब्लिक ऑफ साइप्रस मौजूद है। यहाँ ग्रीक यानी यूनानी नस्ल के लोग रहते हैं, जो मजहबी तौर पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को दुनिया के बहुत से मुल्क आज़ाद मुल्क मानते हैं, इसलिए वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। नॉर्थ एंड साउथ साइप्रस के बीच 180 किलोमीटर का एक बफर जोन है, जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू है, और ये बफर जोन दोनों मुल्कों की एक दूसरे से अलग करता है। ये बफर जोन साइप्रस के यूनानियों और तुर्की को आपस की लड़ाई को रोकने के लिए 1974 में वजूद में आया था। यूएनओ के दस्ते इस बफर जोन में मौजूद हैं। ये दस्ते दोनों कौमियतों यानी तुर्कों और यूनानियों को आपस में लड़ाई से रोकने के लिए मौजूद हैं। साइप्रस की दिफाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से जजीरे की जनूब यानी साउथ में आज भी 2 बरतानवी मिलिट्री बेस मौजूद हैं। ये दोनों मिलिट्री बेस बरतानिया की 2 ओवरसीज टेरिटरी यानी बरतानिया की कॉलोनी उसके दूसरे मुल्कों में जमीन का दर्जा रखती हैं। ये 8000 बरतानवी फौजी मुस्तकिल रिहाइश का यानी यहाँ रह रहे हैं। ये तो हो गई ज्योग्राफिया की अहमियत। अब हम आपको साइप्रस कॉन्फ्लिक्ट की तारीख के बारे में बताते हैं।
1571 में सल्तनत उस्मानिया ने साइप्रस पर हमला करके इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस्मानियों के कंट्रोल में आने से पहले इस इलाके में यूनानी आबाद थे। ये लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई के मानने वाले थे, लेकिन उस्मानियों के दौर में यहाँ तुर्क नस्ल के मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हुए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ यूनानी ईसाइयों की पॉपुलेशन ज़्यादा ही रही। ऑटोमन एम्पायर के दौर में ये इलाका काफ़ी पुरअमन भी रहा। यहाँ आबाद लोग अपनी इबादत और रसूमात बिना रोक टोक के करते थे। इस दौर में बहरा रोम के दूसरी तरफ मेन लैंड ग्रीस यानी असल यूनान भी सल्तनत उस्मानिया के ही मातहत था। लेकिन 1820 में यूनान के लोगों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी और एक कामयाब जंग लड़ने के बाद उस्मानियों से आज़ादी हासिल कर ली। इनको देखते हुए साइप्रस के यूनानियों ने बगावत की कोशिश की, लेकिन उस्मानियों ने इस बगावत को कुचल दिया। बगावत के खात्मे के बावजूद साइप्रस के यूनानियों की ग्रीस के साथ मिलाप की ख्वाहिश पैदा होने लगी। यूनान के साथ मिलाप के इस नजरिए को इनोसिस कहा जाता है। साइप्रस के यूनानियों में इनोसिस को परवान चढ़ाने में ऑर्थोडॉक्स की मजहबी लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ था। 1878 में बरतानिया ने उस्मानियों के साथ एक खुफिया मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के साथ बरतानिया ने साइप्रस का आर्थिक इंतजाम अपने हाथ में ले लिया, लेकिन साइप्रस की खुद मुख्तारी अब भी ऑटोमन एम्पायर के पास ही थी। उस्मानियों ने साइप्रस का इंतजाम इस शर्त पर दिया था कि बरतानिया सल्तनत उस्मानिया का रूस के खिलाफ दिफा करेगी। बरतानिया ने साइप्रस की सूरत में अपने लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हासिल कर ली जहां से नहर सुएज का दिफा मुमकिन हो, क्योंकि नहर सुएज के ही जरिए बरतानिया और बर्रे सगीर की तिजारत होती थी, जिसे महफूज बनाना बरतानिया के लिए निहायत ज़रूरी था। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई, जिसमें उस्मानियों ने बरतानिया के मुखालिफ इत्तेहाद का साथ दिया और बरतानिया ने साइप्रस को एक तरफा अपने अंदर जम कर लिया, यानी शामिल कर लिया। फिर 1923 में लोज़ैन ट्रीटी साइन की गई। तुर्की ने साइप्रस को बरतानिया का हिस्सा तस्लीम कर लिया। फिर यूं 350 साल बाद साइप्रस पर तुर्कों की हुक्मरानी का सूरज डूब गया। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि बरतानिया की हुक्मरानी में रहने वाले दोनों ग्रोह यानी तुर्कों और यूनानियों के बीच ताल्लुकात खराब हो गए। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में कॉलोनिज्म के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गईं, तो बरतानिया को अपनी कॉलोनीज को जैसे इंडिया, पाकिस्तान, सूडान को आज़ाद करना पड़ा। ऐसे में साइप्रस में भी बरतानिया से आज़ादी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी बरतानिया साइप्रस से जाने को तैयार नहीं था। बरतानिया ये जानता था कि साइप्रस स्ट्रेटेजिकली कितना अहम खित्ता है, इसलिए वो साइप्रस को हर कीमत पर अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, चाहे पूरी दुनिया से उसे अपनी कॉलोनीज खत्म ही क्यों ना करनी पड़े। 1950 का पूरा साल साइप्रस की सियासत में हंगामा खेज रहा। इस अरसे में साइप्रस की यूनानी कम्युनिटी के दो कद्दावर शख्सियत उभरी। एक थे आर्क बिशप मैक्रियोस, जो अपनी काबिलियत की वजह से सिर्फ 37 साल की उम्र में साइप्रस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह मुंतखब हो गए। आर्क बिशप मैक्रियोस यूनानी के हर दिल अजीज लीडर थे। उन्हें यूनानी कम्युनिटी में फादर ऑफ द नेशन का दर्जा भी हासिल था। मार्क बिशप साइप्रस को यूनान के साथ मिलाने के बहुत बड़े हामी थे और उसके दाई थे, लेकिन वो ये काम शांति के साथ करना चाहते थे। मैक्रियोस के मुकाबले में यूनानी कम्युनिटी के दूसरी कद्दावर शख्सियत जॉर्ज ग्रेविस थी। जॉर्ज साइप्रस में पैदा हुए थे, लेकिन वो यूनान की फौज में कर्नल के ओहदे पे रहते हुए दूसरी जंग अजीम भी लड़ चुके थे। उन्हें साइप्रस के जजीरे में यूनान ने ही भेजा था ताकि वो बरतानिया के खिलाफ एक गुरिल्ला ग्रुप बनाए, ताकि इस ग्रुप की मदद से साइप्रस में हालात ख़राब किए जा सकें और इन कार्रवाइयों की वजह से बरतानिया को साइप्रस से निकाल बाहर किया जा सके और फिर साइप्रस को यूनान में शामिल कर लिया जाए। इस मकसद के लिए जॉर्ज ग्रेविस ने साइप्रस में एक गोरिल्ला ग्रुप बनाया। अब आप समझते हैं दोस्तों कि साइप्रस के यूनानियों के दो ग्रुप हो गए, एक बड़ा जो शांति के साथ यूनान में मिलना चाहता था और दूसरा मुसल्ला ग्रुप ईओका जो लड़ाई के जरिए बरतानिया को निकालकर साइप्रस को यूनान के साथ मिलाना चाहता था। तो दोस्तों,
साइप्रस के यूनानियों ने बर्तानिया को साइप्रस से किस तरह बाहर निकाला, ये सब हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, हमारे बहुत सी वीडियो जिन पे लोगों की रीच तो आती है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों।